सो जो शख्स वक्त के साथ साथ लेटिंग गो नहीं करता, फिर वो उस दरख्त की तरह है जिसका सब गिरने का इंतज़ार करते हैं, और वो ये फील कर लेता है कि लोग चाह रहे हैं कि अब मैं जाऊँ, और उसका दिल टूटता है और वो हर्ट होता है। शादी हुई, तुम्हारी अम्मा ने मुझे ये कहा, तुमने मेरे अब्बा को ये कहा। 10 साल गुजरने के बाद भी कई दफ़ा कपल यही बात कर रहे होते हैं, वो उसको लेट गो नहीं करते, पुराने गुस्से को लेट गो नहीं करते, उसको जाने नहीं देते, उसके बोझ को अपने ऊपर रखते हैं। ये बोझ हमें नीचे वे डाउन करता रहता है, हमारी ग्रोथ, हमारी परवाज़ में कोताही पैदा करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलमान यूनुस हूँ। डीप डाइव के सेकंड एपिसोड में खुश आमदीद। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डीप डाइव सीरीज़ के पहले एपिसोड को आप सब ने बेइंतहा पसंद किया। हज़ारों की तादाद में इसको देखा गया और सैकड़ों की तादाद में मुझे कमेंट्स और फीडबैक आई, जिस पर आप सब ने मेरी हौसला अफजाई भी की और रहनुमाई भी की। पिछली किस्त में हमने ये देखा था कि इंसान अपनी मेहनत से और प्लानिंग से अपनी किस्मत को संवार सकता है और बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। इसके लिए उसको सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म विज़न की ज़रूरत है, जो बैलेंस की बुनियाद पे हो और विन विन की बुनियाद पे हो। इससे आगे मूव करके नेक्स्ट स्टेप हमने टीम बिल्डिंग पे जाना था, लेकिन हमारे एक व्यूअर ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि विज़न विदाउट विजडम इज़ फ्रूटलेस। यानी आप विज़न बना लें, लेकिन अगर आपके पास विजडम नहीं, हिकमत और दानाई नहीं, तो ये एक ऐसा दरख्त है जो बड़ा तो हो जाएगा मगर इस पे फल नहीं लगेगा। इंसान जितनी भी नॉलेज हासिल कर ले, जितना भी इंटेलिजेंट हो, चीज़ें भी इकट्ठी कर ले, लेकिन अगर उसके पास विजडम नहीं, हिकमत और दानाई नहीं, समझ बूझ नहीं, तो वो सब चीज़ों का नुकसान कर देगा। मगर विजडम एक बहुत मुश्किल चीज़ है। लोगों ने अपनी तमाम उम्र सर्फ कर दी, हज़ारों किताबें भरी हुई हैं इस टॉपिक पे। तो क्या हम कुछ मिनटों की एक वीडियो में विजडम बता सकेंगे? इसका जवाब है जी हाँ और जी नहीं। जी नहीं इसलिए कि हम इस सीरीज़ में विजडम को शुरू कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसकी एक बुनियाद ज़रूर कायम कर सकते हैं, ताकि वक्त के साथ साथ आप आहिस्ता आहिस्ता वो विजडम ख़ुद तलाश करें और जमा करते जाएं। और हाँ, इसलिए कि 1969 में जब इंसान चाँद पे गया, तो जिस कंप्यूटर की मदद से वो वहाँ लैंड किए, आपके हाथ में जो आज सेल फ़ोन है, ये उससे तकरीबन 1 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल है। और वो कंप्यूटर तकरीबन एक कमरे में था और ये आपके हाथ में है। तो वक्त के साथ साथ इंसान सीखता जाता है कि पहले वो चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है, वो मुख्तसर कैसे की जाएँ। हम इतना मुख्तसर तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, और आप देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि फिर इससे विजडम शुरू हुई, मिली या नहीं। तो हम अब शुरू करते हैं, और इससे पहले हम शुरू करें, आप एक बैकग्राउंड को समझ लें। हमारा चैनल स्मार्ट पेरेंटिंग का मकसद ये है कि वालिदैन एक कामयाब और अच्छी औलाद की परवरिश करें, ताकि हमारे बाद इस ज़मीन पर हमसे एक बेहतर नस्ल रह रही हो और हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा खुशहाल और ज़्यादा प्यार मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे मेथड में एक बहुत बड़ा फ़र्क किसी भी पेरेंटिंग के दूसरे मेथड से ये है कि हमारा फोकस बच्चों पर कम और उनके माहौल पर ज़्यादा है। अगर आप बच्चे को सही माहौल फ़राहम करें, वो ख़ुद ब खुद उस माहौल में पल कर वैसा ही बन जाता है जैसा माहौल हो। तो हमारा ज़्यादातर फोकस बच्चे की बजाय बच्चे के पेरेंट्स पे है, और क्योंकि बच्चे को पालने के लिए उन्होंने एज अ रोल मॉडल अपने आप को पेश करना है, तो एक कामयाब इंसान, एक बैलेंस इंसान बच्चे को बनाने की बजाय मेरे चैनल का फोकस पेरेंट्स को कामयाब और एक बैलेंस इंसान बनाना है, जिससे वो एक ऐसा माहौल बनाए जिससे बच्चे ख़ुद ब खुद कामयाब हों। तो हमारे इस मेथड के लिए हमें पूरी ज़िंदगी को समझना ज़रूरी है, उसको एक ब्रेड्थ और डेप्थ के साथ, यानी एक वसी नज़र के साथ भी देखना है, जैसा कि कैमरा जूम आउट करके और एक बिग पिक्चर देखता है, और हमने गहराई में डीपली भी देखना है, जैसे कि एक माइक्रोस्कोप किसी चीज़ की गहराई में जाके देखती है। तो ये दोनों विज़न, ब्रॉड विज़न और डीप विज़न, ये हमने किसी हद तक डेवलप करना है। और ये क्योंकि लंबे काम है, इस सीरीज़ की हर वीडियो में आप कोई एक ऐसा नुक्ता सीख लेंगे, फिर मेरी ये ख्वाहिश है कि आप उसको याद रखें
और फिर डे टू डे इस वीडियो के देखने के बाद आप डे टू डे लाइफ में बाहर जाएं, किसी शादी में, घर में, ऑफिस में, तो फिर देखें कि इसमें से जो चीज़ें आपने देखी वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आज के लेक्चर में अब हम विजडम पे बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में आपको 2 तोहफ़े मिलेंगे जो आप हमेशा अपने साथ रखेंगे। एक आपको दुनिया को देखने की एक लेंस या एक ऐनक मिलेगी जिससे आप दुनिया को 3 डायमेंशनल देखेंगे, अपनी इंसानी ज़िंदगी को। यानी मेरी ज़िंदगी, बच्चे की, किसी भी सिचुएशन की ज़िंदगी को 3 हिस्सों में देखेंगे, जिस्म, दिल, दिमाग। ये बायोसाइकोसोशल मॉडल पे बेस्ड है, हम इसको तफसील से समझेंगे। और दूसरा, आपको 3 दोस्त मिलेंगे, बच्चा, जवान और बूढ़ा। तो आपके साथ हमेशा ये 3 दोस्त रहेंगे और आपके पास हमेशा ये ऐनक रहेगी। आप ज़िंदगी में जिस मुश्किल में भी सोचें कि आपको किसी विजडम की ज़रूरत है और किसी वाइज शख्स की तलाश करें जो आपको इन सवालों का जवाब दे, तो जब तक वो शख्स की तलाश है, आप अपनी जेब से ये 3 डायमेंशनल ऐनक देखेंगे और इस सारे मामले को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसका फ़िज़िकल पार्ट क्या है, इसका इमोशनल पार्ट क्या है और इसका इंटेलेक्चुअल या मेंटल पार्ट क्या है। ये स्पेस के इशू हैं। और फिर इसी तरह आप उसको 3 हिस्सों में देखेंगे, बचपन के हिस्से से, एडल्टहुड के हिस्से, जवानी और बुढ़ापा से, क्योंकि इन तीनों के अलग अलग एजेंडा है। इन तीनों के एजेंडा हैं ग्रोथ, बचपन में ग्रोथ, जवानी में बैलेंस और बुढ़ापा में लेटिंग गो। तो हम इन तीनों चीज़ों को तफसील से देखेंगे। 3D ऐनक, 3 दोस्त। अगर आपको ये 2 लफ्ज़ याद रहे तो बाकी लेक्चर ख़ुद ब खुद याद आएगा जिस सिचुएशन में भी आप होंगे। तो आइए हम पहले इस 3 डायमेंशन को समझते हैं, जिस्म, दिल, दिमाग या बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को। तो हमारी दुनिया जो है ये एक जिस्म की दुनिया है, एक दिल की दुनिया है और एक दिमाग की। जिस्म की दुनिया फ़िज़िकल वर्ल्ड है। लेट से हम बच्चे की सेहत के बारे में बात करते हैं और आपने अपना एक बच्चे की परवरिश करनी है, तो आपको इन तीनों एरियाज़ में अलग अलग और इकट्ठा फोकस करने की ज़रूरत है। फ़िज़िकल हेल्थ जिस्म की दुनिया है, बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, ये ग्रोथ है। और फिर इसी तरह वो अपनी उम्र के मुताबिक वो चीज़ें जो उसे करनी चाहिए वो कर रहा है। यानी 1 साल में चल रहा है, 2 साल में पॉटी ट्रेनिंग के करीब और ऐसा। तो ये डेवलपमेंट है। तो ये जिस्मानी ग्रोथ है। फिर उसको चोटों से बचाना, उसकी हिफाजत करना, उसमें क्या खुराक खाना, न्यूट्रिशन हैंडल करना, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ये सारे इश्यूज़ बच्चे की जिस्मानी सेहत के हैं। और अक्सर मेरे प्रोफेशन में डॉक्टर्स के पास पेरेंट्स तभी लेकर आते हैं जब उसकी जिस्मानी सेहत में कोई प्रॉब्लम आ रही होती। दूसरी दुनिया दिल की दुनिया है, यानी जज्बात की और फीलिंग्स की। जज्बात एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे जिस्म में हार्डवेयर के साथ ही आता है। क्योंकि हमारी बॉडी एक एनिमल बॉडी है, मैमेलियन बॉडी है, तो हमारे इमोशंस तकरीबन वही हैं जो सब मैमेलियन जानवरों के भी होते हैं, यानी सब दूध पिलाने वाले जानवर। और आपने देखा होगा कि उनमें भी वो भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उनको भी गुस्सा आता है और उनके बहुत से रिएक्शंस हमारी तरह होते हैं। तभी जो लोग घर में एक मैमेलियन पेट्स रखते हैं उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन कायम करते हैं और बच्चों की इमोशनल हेल्थ के लिए भी घरों में पेट्स रखते हैं। हमारे इमोशंस पे ही हमारे सोशल कनेक्शन बेस्ड होते हैं। जो शख्स अपने इमोशंस को बेहतर कंट्रोल कर सकता है उसके ज़्यादा दोस्त भी हैं और वो अपने ताल्लुकात में बेहतर रहता है। जिस्म की सेहत को हम हेल्थ भी कहते हैं और फिज़िकल फिटनेस भी कहते हैं। इमोशनल हेल्थ को हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, EQ भी कहते हैं। तीसरी है दिमाग की दुनिया। दिमाग की दुनिया टोटल एक सॉफ्टवेयर है और ये बॉडी के साथ नहीं आता, ये ग्रोथ में आता है। तो जिस घर में बच्चा पैदा होता है वो वही चीज़ें सीखता है, वही ज़ुबान सीखता है, वही कल्चर सीखता है, वही वैल्यू सीखता है। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उस वैल्यू, उस अपने कल्चर को, अपने फेथ को मोहब्बत भी करना सीखता है, डिफेंड भी करना सीखता है, बल्कि उसके लिए बाकियों से लड़ना भी सीखता है और फिर वो उसके अंदर इंट्रेंच्ड हो जाता है। कई बार बड़े होकर फिर ज़रूरत पड़ती है कि उस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाए, उसको तब्दील किया जाए, नई चीज़ें सीखी जाएं और वक्त के साथ साथ इन स्टेप रखा जाए। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ ये नहीं करते। ये माइंड की दुनिया है, नॉलेज सीखना। इस वक्त मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैंने ख़ुद अपनी सारी ज़िंदगी भर नॉलेज जमा किया, अब मैं वो आपके पास ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ये नॉलेज यूजुअली वर्ड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, लैंग्वेज। ये वही चीज़ है जिस पे हमारे खालिक ने कहा था कि फ़िक्र ना करो, ये इंसान सबसे बेहतर है क्योंकि मैंने इसको एक ऐसी चीज़ सिखा दी है जो आप सबके पास नहीं। इस्मा ओहम, चीज़ों के नाम, लैंग्वेज। सो दिमाग की दुनिया लैंग्वेज की दुनिया है,
दिमाग की दुनिया आइडियाज़ की दुनिया है जो लैंग्वेज और वर्ड्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं, खा वो किताब में लिखा हुआ वर्ड हो या मुंह से बोला हो। जिस तरह मैं जो नॉलेज मैंने किताबों से लिखे हुए लफ्ज़ों से या लेक्चर से सुनी, अब वो आप तक पहुंचा रहा हूँ और फिर आप बच्चों तक उसको पहुंचाएंगे। इसकी ट्रांसफ़र, ये दिमाग की दुनिया है। इसमें नॉलेज आती है यानी डेटा, इसमें प्रोसेसिंग पावर आती है कि उस नॉलेज को करना क्या है और कैसे एक पीस ऑफ नॉलेज को दूसरे से फिट करना है। कंक्लूजन, इसमें क्रिएटिविटी आती है, नई चीज़ों की तख्लीक करना, राइट ब्रेन लेफ़्ट ब्रेन। हम कभी तफसील में जाएंगे, लेकिन अभी ये याद रखेंगे कि ये 3 हिस्से हैं। और आपने किसी भी सिचुएशन को, आप किसी कमरे में गए हैं, वहाँ पे कुछ हो रहा है, कोई लड़ रहा है या कोई बैठे हैं या खाना खा रहे हैं या कोई आप ड्रामा टीवी देख रहे हैं, तो आपने उसको फिज़िकली देखना है कि कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कैसा सेट है, लाइट है। आपने ये देखना है कि इसकी इमोशनल वैल्यू क्या है, क्या इसमें सब लड़ रहे हैं, क्या सब खुश हैं, इज़ इट ए हैप्पी मूवी, इट्स अ सैड मूवी या ये ड्रामा। ये उसका इमोशनल पार्ट है। और फिर एक इंटेलेक्चुअल पार्ट है कि इससे क्या सीखा हमने, इससे क्या सबक हासिल किया, क्या इसको देखने के बाद मेरी कोई नॉलेज बढ़ी, मेरी कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है या मैं और नीचे गया। तो आप हर चीज़ को इन 3 एरियाज़ में देखेंगे। और अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं ये 3 एरियाज़ क्यों ज़रूरी हैं और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। तो विज़डम की इस दुनिया में जानने के लिए पहली चीज़ जो आपके पास एक टूल है वो ये कि आपने हर सिचुएशन को इन 3 एरियाज़ में डिवाइड करना है। अब आगे बढ़ते हैं उन 3 दोस्तों की तरफ जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। साइंटिस्ट हो या मिस्टिसिज्म हो या शायर हो, जब भी कोई शख्स किसी चीज़ की गहराई में जाते हैं तो वो उसको नापने के लिए 2 चीज़ों से देखते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया इन 2 डायमेंशंस पे बनी है, टाइम और स्पेस, ज़मान और मकान। जिस्म, दिल, दिमाग, ये सब स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये 2-3 चीज़ें हैं। ये 3 दोस्त का कॉन्सेप्ट जो है ये टाइम की स्टेजेस हैं, यानी ज़िंदगी के 3 दर्जे हैं। 3 दर्जे क्यों हैं? ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ एरियाज़ में डिवाइड किया है। एरिक एरिक्सन ने इसकी 8 स्टेजेस बताई, किसी ने कुछ स्टेजेस बताई, मगर वो टू कॉम्प्लेक्स है। और मैं आपके लिए बहुत आसानी से एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मोस्ट चीज़ों को 3 चीज़ों में क्यों डिवाइड किया जाता है। अगर आपने कोई मज़मून लिखना है उसे तो उसके 3 पार्ट हैं। इंट्रोडक्शन यानी हेड, बीच का मेन पार्ट बॉडी, और एंड में कंक्लूजन, इंट्रो, मिडल, आउटरो। आप खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ऑर्डर्स या एपेटाइज़र्स सर्व करते हैं, सूप वगैरह देते हैं ताकि आपकी भूख चमके और आप भूख के लिए पूरी तरह तैयार हों और जहाँ से आए हैं उसकी थकन वकन दूर हो। फिर मेन कोर्स आता है, जो मेन खाना होता है वो उसकी मेन बॉडी है। और फिर जब खाना ख़त्म हो जाता है तो कुछ डिज़र्ट्स, कोई चाय वाय, ग्रीन टी या ऐसी चीज़ें, और जाते जाते आप वो कोई सौंफ इलायची। तो ये तीसरा पार्ट है टेल। तो मोस्ट चीज़ों को हम इसी तरीके से 3 में डिवाइड करते हैं और ज़िंदगी को समझने के लिए भी 3 स्टेजेस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन 3 स्टेजेस के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़िंदगी के बुनियादी प्रिंसिपल हैं। ये 3 स्टेजेस हैं, बचपन यानी ग्रोथ, जवानी यानी बैलेंस, और बुढ़ापा या सीनियर ईयर्स यानी लेटिंग गो। ये इंसानी ज़िंदगी नहीं बल्कि हर ज़िंदगी के बुनियादी असूल हैं। एक पौधा है, उसमें एक हिडन पोटेंशियल होता है जो उसके बीज में है। आप उस बीज को सही ज़रखेज़ मिट्टी दें, आबो हवा दें, वो खुल के एक पौधा बनता है और जो उसके अंदर हिडन पोटेंशियल है उसको एक्सप्रेस करता है। अगर वो किसी फूल का है तो वो फूल खुल के खिलता है, अगर वो फल का है तो वो फल खिलता है, और एक दरख्त है तो वो अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचता है और खुल के खिलता है। ये उसकी ग्रोथ है। जब वो ग्रोथ करता है तो साल हाँ साल वो लोगों को छाँव प्रोवाइड करता है, वो फल फूल और चीज़ें प्रोवाइड करता है, तरह तरह के तूफ़ानों का मुकाबला करता है। उस दरख्त के अंदर बहुत से परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं, उसके नीचे बहुत से लोग पनाह लेते हैं। बड़े बड़े दरख्तों के नीचे तो एक ज़माने में फ़ौजें भी आराम करती थी। और फिर जब अपना वक्त पूरा करता है तो वो दरख्त आहिस्ता आहिस्ता वापस को आता है। ये उसके लाइफ साइकिल में ही नहीं, ये हर साल भी यही साइकिल होता है। हर साल नए पत्ते निकलते हैं, हर साल नए फूल खिलते हैं, फिर हर साल के ख़ात्मे पे वो पत्ते वापस गिरते हैं। उन्हीं पत्तों से खाद बनती है और उसी से खाद से पहले ये दरख्त चलता है। जब एक बड़ा दरख्त बनता है तो उसके नीचे उसके बीजों से छोटे छोटे पौधे भी उगते हैं, लेकिन फिर एक वक्त के बाद इसकी छाँव में वो उग नहीं सकते। जब ये दरख्त गिरता है तो बड़ी तेज़ी से वो ऊपर बढ़ते हैं। ये उसकी तीसरी स्टेज है।
पहली स्टेज ग्रोथ की स्टेज है और इसका सिंबल है एक बच्चा या एक पौधा। आपने देखा होगा कि बच्चे फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, हालांकि वो छोटे से हैं, लेकिन आप हैरान होते हैं कि वो थकते नहीं हैं, वो चलते जाते हैं, हत्ता कि उनकी एनर्जी ख़त्म होती है वो वहीं गिर जाते हैं, लेकिन जैसे सो जाते हैं, खाते हैं और उठते हैं तो उसी स्पीड से, क्योंकि उनके अंदर एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी है। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हम देखते हैं कि वो एनर्जी नहीं, और मेरी उम्र में लोग फिर बैठे रहते हैं और इन बच्चों के ज़्यादा करीब रहते हैं, उनको देख देख के वो एनर्जी हासिल करते हैं। तो पहला ग्रोथ का सिंबल। दूसरा, वो बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे वर्क करती है। 3-4 साल की उम्र में तो माँ बाप तंग आ जाते हैं बच्चों के सवालों से। दैट इज़ ए नेचुरल क्यूरियोसिटी। ये बच्चा आपके हमेशा साथ रहेगा और ये क्यूरियोसिटी भी आपके साथ रहेगी। आप पता करते रहेंगे चीज़ें कैसे होती हैं, अगर किचन में जाएं तो क्या बेहतर कर सकते हैं, अगर लाइफ को पेरेंट बन रहे हैं तो हम कैसे बेहतर पेरेंट्स बन सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। ये चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी कभी मिस नहीं करनी। ज़िंदगी की एक स्टेज में आके इंसान सोचता है, मेरी स्टेज से बल्कि बहुत पहले 40 के करीब जाके वो सोचते हैं कि अब मुझे सब अकल आ गई, अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि लोगों को ज़रूरत है मुझसे सीखें। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, दीवारों पे लाइनें लगाते हैं, बच्चे में एक आर्टिस्ट होता है, बच्चे में एक सिंगर होता है जो वो गाते हैं, बच्चे में एक डांसर होता है, बच्चे के अंदर एक वाइल्ड इमेजिनेशन होती है। 3 बच्चे हैं, वो मिल के कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। जो हम बड़े होते जाते हैं हम ये चीज़ें लूज़ करते जाते हैं। हम सब ने अपने बचपन में गाने गाए, हम सब ने बच्चे के तौर पे उछले कूदे, नाचे, डांस किया, ड्राइंग बनाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें बताया गया कि ये चीज़ सोशली ठीक नहीं है, इस चीज़ को बाकी लोग अच्छा नहीं समझते, हम पे सप्रेस किया गया। इस बच्चे को कभी अपने से दूर ना करें। छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाना बच्चों की सबसे बड़ी खूबी है। अब उसे एक टॉफ़ी दें, अब उसे एक जोक दें, वो उस जोक पे 10 दफ़ा हंस सकता है। जो हम बड़े होते हैं हम जोक पे हंसने की कैपेसिटी लूज़ करते जाते हैं। चीज़ों की हमें खुशी देने की कैपेसिटी, आप ख़ुद अपने बच्चे को देखेंगे कि जो पहले एक पेंसिल, एक कागज़, एक पेन से काफ़ी देर खुश हो सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होता जाता है और हमारी ज़िंदगी में एक कमज़ोरी का एलिमेंट आता है। नेवर लूज़ दैट चाइल्ड इन यू। अपने उस बच्चे को अपने से दूर ना करें जो आप पहले कभी हुआ करते थे। उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी बेसाख्तगी, स्पॉन्टेनिटी, उसकी जल्दी से खुश हो जाने वाली ख्वाहिश और उसकी क्रिएटिविटी और उसकी इमेजिनेशन हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए। आपकी शादी हो गई है, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में आपको ग्रो करना चाहिए। आप शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, अपने जॉब में कोई काम कर रहे हैं, आपको ये देखते रहना चाहिए कि मैं 5 साल पहले जैसा था वैसा ही अब हूँ। हम मियाँ बीवी के झगड़े 5 साल पहले भी इन्हीं बातों पे इसी तरह हो रहे थे और अभी इसी तरह हो रहे हैं, या इनमें कोई ग्रोथ हुई है। वक्त के साथ साथ इसमें मैच्योरिटी आनी चाहिए, रिकवरी टाइम कम होना चाहिए। पहले अगर गुस्से में 3 दिन गुजरते थे तो वक्त के साथ वो 1 दिन और फिर 3 घंटे 3 मिनट में होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो आप एक रुके हुए पानी की तरह, आप में ग्रोथ नहीं हो रही। ये बच्चा आपके साथ रहेगा और आपको याद दिलाता रहेगा कि प्लीज़ इस तरफ तवज्जो दें और अपनी ग्रोथ जारी रखें। और इसी तरह अपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में, अपने इमोशंस में ग्रोथ जारी रखें। अपने पे बेहतर, वक्त के साथ साथ आपको अपने इमोशंस पे बेहतर कंट्रोल आना चाहिए। जब मैं जवान था तो मुझे अपने गुस्से पे इतना कंट्रोल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मैंने रियलाइज़ किया कि बूढ़े शख्स को गुस्सा सूट नहीं करता, जो थोड़ी बहुत उसकी इज़्ज़त कर रहा होता है वो भी जाती है। सो आई हैड टू लर्न बेटर इमोशनल कंट्रोल। उससे मेरी ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ है। अंदर तो गुस्सा भड़कता उसी तरह, लेकिन उसकी बाहर ज़ाहिर होने में अभी काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। तो इसी तरह आप सब में भी कोई इशू है, आपको इसको बेहतर करना है, वरना आगे काम हालात ठीक नहीं। आपका दूसरा दोस्त जवान, वो तो आप ख़ुद भी हैं, आप ख़ुद उस स्टेज पे हैं, लेकिन इसका जो रोल है और जो इसका मिशन है वो है बैलेंस, और वो सबसे मुश्किल चीज़ है। बचपन में जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आपका एजेंडा होता है, आपका प्रिंसिपल होता है टू टेक। आप एक स्पॉन्ज की तरह हर चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं। आपको जो बच्चे को जो चीज़ बताएंगे वो याद कर लेगा, जो लफ्ज़ बोलेंगे वो वापस दोहरा देगा। वो आपसे चीज़ें लेता जाता है और उस पर कोई फ़र्ज़ नहीं कि वो आपको वापसी में कोई चीज़ दे। बच्चा ये जानता है कि उसका ये हक़ है कि सब बड़े उसको कोई ना कोई चीज़ फ़राहम करें, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो फ़िज़िकल चीज़ है, चाहे वो मोहब्बत है। तो उसकी जिस्मानी ग्रोथ, उसकी इमोशनली ग्रोथ, उसको प्यार दें। उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ में उसको कोई खाने की चीज़ माँ बाप की इजाज़त से दें, और उसकी मेंटल ग्रोथ में कोई चीज़ दें, वो टेक करता है।
ये जो जवानी की स्टेज है ये बैलेंस की स्टेज है। इसमें सबसे पहले बैलेंस ये है कि ये टेक भी है और ये गिव भी है। तो ईद के दिन मैं आपके घर जाऊंगा तो एक केक आपके घर ले जाऊंगा 2 पाउंड का, और आप फिर थोड़े दिनों बाद 2 पाउंड का केक मुझे दे देंगे। तो हम इस एज में हम मोस्टली बराबर रहते हैं। हम दूसरों को कोई चीज़ें देते हैं, दूसरे हमें कोई चीज़ें देते हैं। आप दफ्तर जाके हर रोज़ 8 घंटे काम करते हैं, वो आपको 8 घंटे की पेमेंट कर देते हैं। ये सारा ताल्लुक गिव एंड टेक के ऊपर है। पेरेंट्स के साथ भी गिव एंड टेक कि आप उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो आपको मोहब्बत करते हैं। आप मियाँ बीवी के साथ भी एक गिव एंड टेक का रिलेशन है, और इस आर्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, ये गिव एंड टेक आपके अंदर और बाहर की दुनिया के दरमियान भी है। बैलेंस सिर्फ अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बीच में नहीं है, अपने टुडे और अपने टुमारो के बीच में भी है, अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बीच में भी है। मसलन ये कि जो हम तरक्की करेंगे, हम नई नई चीज़ें सीखेंगे और नए नए आइडियाज़ सीखेंगे। हमने अपने बच्चों को फ्यूचर के साथ अपडेट रखना है, प्रोग्रेसिव भी बनाना है, लेकिन हमने उनको ट्रेडिशनल चीज़ें भी सिखानी है। तो हमने अपने पास्ट और अपने फ्यूचर में एक बैलेंस अपनी ज़िंदगी में रखना है, बच्चों में डालना है। इसी तरह आज अगर हमारे पास कुछ वक्त है तो इसी तरह हम अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में बैलेंस रखना है। हमारे पास जो रकम है उसमें से कुछ अभी खर्च करनी है और कुछ इन्वेस्ट करनी है या सेव करनी है कि फ्यूचर में काम आए। हमारे पास जो वक्त है वो भी कुछ अपने पे सर्फ करना है, कुछ पैसे कमाने हैं या अपने कारोबार पे, और बहुत सारा अपने बीवी अपने बच्चों पे खर्च करना है, पेरेंट्स पे भी करना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करनी है और लॉन्ग टर्म, और बच्चे आपकी सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और मियाँ बीवी भी एक दूसरे की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो एक दूसरे के ऊपर अगर गुस्सा भी आए उसके बर्दाश्त करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हर थोड़ी सी बर्दाश्त जो है वो कुछ अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है जो आपने रिलेशन में की, जो फ्यूचर में आपके काम आएगी। और आपने अक्सर देखा होगा कि लाइफ का सबसे मुश्किल हिस्सा 60s के बाद आता है, जब अक्सर बूढ़े लोग आपको कंप्लेन करते हुए परेशान और एक अजीब हालत में नज़र आएंगे, जिसको एरिक एरिक्सन अपनी आखिरी स्टेज में ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर कहता है। ये उन लोगों के साथ है जिन्होंने जवानी में रिलेशनशिप में अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, फिर उनको वो रिटर्न वापस नहीं मिलता और फिर वो कंप्लेन करते हैं। तो आपने ये बैलेंस अपने घर, अपने कारोबार और अपने घर के बीच में, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के बीच में, और एंड में ये सब लोग, वो आपके दोस्त हैं, बीवी बच्चे हैं, बिजनेस है, पेरेंट्स हैं, वो एक तरफ और ख़ुद आप एक तरफ। क्योंकि अगर घोड़ा ही बीमार है तो वो किसी सवारी को खींच नहीं सकता। सो अपनी सेहत का ख्याल, कई दफ़ा माएँ ये चीज़ भूल जाती हैं, वो अपनी नींद का ख्याल नहीं करती हैं, अपने खाने का ख्याल नहीं करती हैं, और अपने बच्चे पे इतनी तवज्जो देती हैं कि थोड़ी देर बाद ख़ुद कोलैप्स हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जहाज़ में लिखा होता है कि ऑक्सीजन कम होने की सूरत में पहले अपने मुंह पे मास्क रखें और फिर बच्चे के मुंह पे मास्क रखें, क्योंकि अगर आपने बच्चे के मुंह पे रखा और आप खुद बेहोश हो गई तो थोड़ी देर में उसका भी मास्क गिर जाएगा और अब फिर आप दोनों फारिग हैं। इसलिए अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं तो हेल्प लें, नींद पूरी करें, और इसी तरह अपनी मेंटल ग्रोथ का ख्याल रखें। अगर आप पढ़ते थे, अगर आप एक मदर हैं और अब आपने पढ़ाई छोड़ दी है या जॉब छोड़ दी है और अब आप सारा वक्त बच्चों पे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, फ्रस्ट्रेटेड मदर के बच्चे फ्रस्ट्रेट होंगे। लिहाजा अपनी पढ़ाई की तरफ वापस सोचें, अपने जॉब की रिकवरी की तरफ सोचें, अपनी ग्रोथ रखें। सो अपना वर्सेस एवरीबॉडी एल्स के बीच में बैलेंस, और फिर जो बाहर चीज़ें उनके बीच में बैलेंस, ये आपका दूसरा प्रिंसिपल है। ये सबसे लंबा काम है। और जैसे मैंने आपको कहा कि खाने में एक स्टार्टर्स होते हैं या एपेटाइज़र और फिर मेन कोर्स है। एडल्ट लाइफ ज़िंदगी का मेन कोर्स है। तो ये सबसे बड़ा भी है, ये सबसे लंबा भी है, ये सबसे अहम भी है, और इसी में सारी एक्टिविटी है। बचपन का फ़ाइनल इम्तिहान ये है कि आपने सही ग्रोथ की या नहीं, और उसका टेस्ट जवानी में पता चलता है। जिन्होंने पढ़ाई ठीक की, जिन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखा, वो जवानी में सेहतमंद भी रहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स भी बेहतर बनाते हैं, अपना कारोबार या प्रोफेशन में भी कुछ तरक्की करते हैं और अच्छा गुजारा कर लेते हैं। और इसी तरह अगर आपने अपनी जवानी सही बैलेंस में गुजारी है, अपनी सारी चीज़ें ठीक की हैं, कि ये तीसरा पार्ट जिसके ऊपर सारी विजडम का दारोमदार है, उसका नाम है लेटिंग गो। मुझे नहीं मालूम उर्दू वोकेबलरी में ये लफ्ज़ है या क्या, या है नहीं। इसका तर्जुमा हो सकता है जाने दो, या जैसे हमारे एक दोस्त पॉलिटिशियन कहते हैं मिट्टी पाओ, बट इट्स अबाउट लेटिंग गो। ये चीज़ों को छोड़ने की हिम्मत के बारे में है। ये ऐसे है जैसे आपने किसी जगह अच्छा खाना खाया, मेन कोर्स भी खाया, डिज़र्ट भी खाया, एपेटाइज़र भी खाए, और फिर उसके बाद आपने कहा कि अब मेरा पेट भर गया है, अब मैं इस टेबल से उठता हूँ ताकि कोई और आके
जिसकी अभी भूख नहीं मिटी वो बैठे और वो अपनी बारी ले। बचपन का एजेंडा है ग्रोथ, और 99% लोग किसी ना किसी फॉर्म में ग्रोथ कर ही लेते हैं, क्योंकि वो कोई जॉब भी कर लेते हैं, शादी भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं और किसी न किसी बैलेंस से अपनी ज़िंदगी को गुजार लेते हैं। लेकिन बैलेंस के बाद लेटिंग गो के इम्तिहान में 99% लोग फेल होते हैं और बहुत कम हैं जो पास होते हैं, या अगर फेल नहीं होते तो अच्छे नंबर नहीं लेते बहरहाल। सो लेटिंग गो क्या है? एक बच्चा खिलौनों की दुकान में गया या किसी मॉल में गेमिंग आर्केड में गया और खेल रहा है, या किसी दोस्त के घर गया और एक खिलौने से खेल रहा है। जब वो खेल चुका है तो आपने कहा बच्चा ये खिलौना वापस दो, तो वो वापस नहीं रखता, वो उसके साथ चिमटा रहना चाहता है। एक बच्चे तक तो ये बात ठीक है और समझ में आती है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में बड़े होकर भी वही हरकत करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से सरकारी अफसर चाहे ग्रेड 22 में भी रिटायर हों, उसके बाद 2 या 3 साल और एक्सटेंशन लेने की कोशिश करते हैं और तब तक कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि अब हम इसके बाद क्या करें। और जब मैं सिविल सर्विसेज में था तो हमारे एक सीनियर ने कहा कि आपने गौर किया कि 50% लोग रिटायरमेंट के 5 साल के बाद ही मर जाते हैं। तो हमने उनसे पूछा ये क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं कि मैं जैसे वो रिटायर होते हैं, वो शीशे में उनको एक शख्स नज़र आता है जो उनके लिए मुकम्मल अजनबी होता है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल होता है कि यही ज़िंदगी चलती रहे। आपने कई दफ़ा कुछ है फिल्म एक्टर या एक्ट्रेसेस को भी देखा होगा, जवानी में उनकी कुछ अदाएँ हैं जो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो तभी उन्हीं अदाओं से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, मगर तब वो चलती नहीं है। इसी तरह आपने तब बड़े अफसर, चाहे वो सरकारी अफसर हो, चाहे वो फ़ौज का बड़ा अफसर हो, सिपा सालार हो, चाहे वो कोर्ट में जज हो या चीफ जस्टिस, आपने सब के बारे में सुना होगा, एक्सटेंशन लेने की कोशिश करते हैं और जो इज़्ज़त उन्होंने बनाई होती है उसको भी आखिर में किसी न किसी शक्ल में खो देते हैं। दूसरे में ये साफ नज़र आता है, मगर जब हम ये खुद कर रहे होते हैं तो इसको देखना बहुत मुश्किल है। और हम लोग घरों में भी यही कर रहे हैं, बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग, हम लोग इन ड्यू टाइम अपना एक घर बनाते हैं। हमारे बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, हम चाहते हैं कि वो सारा वक्त हमारे साए के नीचे पलते रहें, और जिस तरह बचपन में हमारा उनका ताल्लुक़ था वही ताल्लुक़ कायम रहे। अभी भी हम वही समझदार लोग हों, वो हर चीज़ हमसे मशवरे लेके करें और हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखते हैं, चाहे वो कारोबार में चाहे किसी चीज़ में। ये ऐसा है जैसा एक बड़ा दरख्त है, उसके साए में छोटे छोटे पौधे हैं, वो तब तक बड़े नहीं होते जब तक बड़ा दरख्त खड़ा रहता है। फिर एक वक्त वो बड़ा दरख्त गिरता है, जगह खाली होती है और वो छोटे पौधे तेज़ी से ऊपर बढ़ते हैं। सो जो शख्स वक्त के साथ साथ लेटिंग गो नहीं करता, फिर वो उस दरख्त की तरह जिसका सब गिरने का इंतज़ार करते हैं, और वो ये फ़ील कर लेता है कि लोग चाह रहे हैं कि अब मैं जाऊं, और उसका दिल टूटता है और वो हर्ट होता है। सो इस एज का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है लेट गो करना। जैसे इंग्लिश में एक चीज़ है, बीन देयर डन दैट। मैं वहाँ गया, मैंने देखा, मैंने सब कुछ किया, अब मैंने इसको छोड़ दिया। अगर ये प्रिंसिपल को समझने के लिए मैंने बड़ी एज का शख्स या दरख्त या पौधे की मिसाल दी, लेकिन लेटिंग गो का प्रिंसिपल एक ऑनगोइंग प्रिंसिपल है। एक छोटे बच्चे को भी जब हम कहते हैं कोई बात नहीं ये खिलौना वापस कर दो, तो वो उसको लेट गो कर रहा होता है। जवानी में हम बहुत सी चीज़ें, शादी हुई, तुम्हारी अम्मा ने मुझे ये कहा, तुमने मेरे अब्बा को ये कहा, 10 साल गुजरने के बाद भी कई दफ़ा कपल यही बात कर रहे होते हैं, वो उसको लेट गो नहीं करते, पुराने गुस्से को लेट गो नहीं करते, उसको जाने नहीं देते, उसके बोझ को अपने ऊपर रखते हैं। ये बोझ हमें नीचे वे डाउन करता रहता है, हमारी ग्रोथ, हमारी परवाज़ में कोताही पैदा करता है, हमारी फ़्लाइट को इम्पीड करता है। तो किसी भी स्टेज में अगर आप रुक जाएं तो वो एक खड़े पानी की तरह है, और खड़ा पानी गंदा हो जाता है। पानी की फितरत में है कि उसको चलते रहना चाहिए। वो अगर पहाड़ों में, नदी नालों में था तो वो मैदान में आएगा और दरिया बन जाएगा, और फिर मैदान से आगे जाके समुंदर में उतर के और अपनी असल की तरफ लौट जाएगा, जहाँ से फिर वो घूम के वापस बादलों की शक्ल में पहाड़ों पे गिरेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। दरख्त के भी इसी तरह हर साल पत्ते गिरेंगे, नए फूल उगेंगे, वो गिरेंगे और उससे नए, और एक साइकिल ऑफ लाइफ चलता रहेगा। और उस साइकिल ऑफ लाइफ को चलते रहने के लिए रुकना ज़रूरी नहीं है। लेटिंग गो ना करना ऐसा ही है कि मेरी उम्र पे या इससे कुछ अर्सा पहले आप अपनी जवानी की एज पे ब्रेक लगा के खड़े हो जाएं। इस तरह आप पीछे आने वाली सारी ट्रैफिक को भी रोक देंगे और अपना भी नुकसान करेंगे, अपना सफ़र भी ख़राब करेंगे और एक स्टेगनेशन पैदा करेंगे, जो एंड में फ़ाइनल लेटिंग गो, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी इस सारे सिलसिले से लेट गो करना है।
अगर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तैयारी नहीं की तो ये पेनफुल भी हो सकता है। तो ये विज़डम का पहला लेक्चर था। ये विज़डम की इख्तिताम नहीं, आगाज़ है। ये उसका एंड नहीं, एक बिगिनिंग है। आप बस याद रखिएगा कि मेरे पास 3 दोस्त हैं जो मेरे हमेशा साथ साथ चलते हैं। एक बच्चा है जो मेरे आगे आगे चलता है और मुझे लीड करता है। वो आपको हमेशा ये याद कराता रहेगा कि आपने ग्रो करना है, आपने चीज़ें सीखनी है, अपनी कैपेसिटी को पहले से बेहतर करना है। हर 5 साल के बाद आप फिज़िकली मज़ीद फ़िट होने चाहिए, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अपने रिलेशनशिप में पहले से बेहतर और डीपर होने चाहिए, और नॉलेज में आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो चुकी होनी चाहिए। आपने कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखी हो, चाहे वो कुछ खाना पकाने की रेसिपी हो या कोई हाथ से कोई चीज़ बनाने का काम हो। सो ये ग्रोथ फ़िज़िकल, इमोशनल और मेंटल लेवल पे होगी। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि कहीं मैं बैलेंस तो नहीं लूज़ कर रहा। बैलेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी का सारा दारोमदार बैलेंस के ऊपर है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस चलता है। हमारा ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो भी ख़राब है, और बहुत कम हो तो वो भी ख़राब है। हमारी शुगर ज़्यादा हो तो भी ख़राब है, कम हो तो भी ख़राब है। तभी इन दोनों के बीच में एक रेंज है। हम टेस्ट कराते हैं और फिर देखते हैं कि रेंज के इधर या इधर तो नहीं। बाहर की ज़िंदगी का भी यही हाल है। अगर आपके पास दौलत बहुत ज़्यादा है तो भी ख़राब है, बहुत कम है तो भी ख़राब है। ये ख़ास रेंज है। वो क्या रेंज है? वो वही रेंज है जिसके दरमियान आप अपने इर्द गिर्द के ताल्लुकात को बेहतर रख सकते हैं, अपने दोस्तों से भी कंपेटेबल रह सकते हैं। फेम, मोहब्बत, नॉलेज, कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस सीरीज़ के बाद आपने याद रखना है, आपने हर सिचुएशन को इन 3 एरियाज़ में देखना है, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो बैलेंस है, और चाहे वो लेटिंग गो है। आपने ये देखना है कि क्या मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्या मेरे में वो हिम्मत है कि मैं चीज़ों को छोड़ सकता हूँ, क्या मैं वो बच्चा तो नहीं हूँ जो खिलौने को चिमटा हुआ है। तो आप हमेशा ज़िंदगी को इन 3 एरियाज़ में देखेंगे, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो बैलेंस है, चाहे वो लेटिंग गो है। पहले तो उनको 3 एरियाज़ में देखेंगे, फ़िज़िकल वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड और मेंटल वर्ल्ड। और फिर आप अपनी ज़िंदगी के हर एरियाज़ में ग्रो करेंगे और पहले से हर 5 साल बाद पहले से बेहतर होंगे। आप हर वक्त ये देखेंगे कि मेरा बैलेंस तो आउट नहीं हो रहा, मैं किसी एक चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा नहीं। तो पहले एपिसोड में हमने ये देखा कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हम अपनी इंटरनल कैपेसिटी को बढ़ा के। और पहला पार्ट ये था कि हम अपना एक लॉन्ग टर्म विज़न बनाएं कि हमें इस दुनिया से क्या चाहिए। सेकंड एपिसोड में हमने एक सर्टेन काइंड ऑफ दुनिया को देखने की नज़र डेवलप की जो टाइम और स्पेस पे है, जिसमें हम चीज़ों को इन 3 एरियाज़ में देखेंगे और 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ की नज़र से देखा करेंगे। अब जब ये दोनों चीज़ें आपके पास रहेंगी तो तीसरे एपिसोड में अब हम मियाँ और बीवी के ताल्लुकात, मर्द और औरत के, मादा और नर के, मेल फीमेल रिलेशनशिप को देखेंगे, क्योंकि ये वो बुनियाद है जो पेरेंटिंग की बुनियाद है। बच्चा दुनिया में बाद में आता है, पहले उसके दोनों पेरेंट एक दूसरे के साथ किसी किस्म के कनेक्शन में आते हैं। वो गमला है जिसमें उस बच्चे का बीज डलता है, और गमला की अगर मिट्टी ज़रखेज़ नहीं है और तैयार नहीं हुई बंजर है तो वो पौधा इतना अच्छा नहीं उगता। उम्मीद है आपने इसे कोई मुफीद चीज़ें सीखी होंगी और आप इसको अपनी ज़िंदगी के फ्रेमवर्क में कहीं फ़िट कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट होने के लिए या वाइज होने के लिए एक मेंटल फ्रेमवर्क है जो हम चीज़ों पे अप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे आपका फ्रेमवर्क बेहतर होता जाता है, आप बेहतर रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं। अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इस फ्रेमवर्क को अपने साथ रखें, इसे इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि जो चीज़ें आपने सीखी, कुछ अरसे के बाद अगर मौका मिले तो दोबारा मुझे आके बताइएगा कि ये क्या काम करता है और क्या नहीं करता। सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज़ नॉट वर्क। तो अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों पे भी गौर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।